नमस्कार, आपका स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? तो मैं हूँ इस चैनल का सूत्रधार और आपका दोस्त देवव्रत मजुमदार। द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भिमजोरी का 10वां एपिसोड। मैं ढाबे से निकलकर हॉस्पिटल आया तो देखा मेबल उसके घर के लिए रवाना हो रही थी। मैंने मेबल को रोका और बोला, मेबल, मैं कुछ जानना चाह रहा था, क्या तुम्हारे पास कुछ देर का समय है? मेबल ने कहा, कुछ देर मतलब कितने देर का समय चाहिए तुमको? मैंने कहा, वैसे समय तो नहीं बता सकता, कुछ सवालों के उत्तर चाहिए था। मेबल ने कहा, तो चलो आज मुझे घर ड्रॉप कर दो। आज मैं बस से आई थी। वैसे अच्छा ही हुआ तुम आ गए, मैं भी तो देखूं तुम्हारे एसयूवी में बैठकर। मैंने मेबल के सामने जरा सा झुककर अपने हाथ को एसयूवी की तरफ करते हुए चलने का इशारा किया। मेबल भी उसका सर झुकाई और मुस्कुराते हुए चलने लगी। मैंने अपनी एसयूवी का दरवाजा मेबल के लिए खोल दिया और वो अंदर बैठ गई। तब मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और उससे बोला, सीट को अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लो। मेबल बस मुस्कुराई और मैंने उससे पूछा, मेबल, आज सुबह तुम बोल रही थी कि तुम भूत प्रेत में यकीन नहीं करती और इस चर्च में जो नन की आत्मा है वो किसी की घिनौनी सोच का नतीजा है। तुम ऐसा क्यों बोल रही थी? मेबल ने कहा, रुद्र, मैं मेथोडिस्ट चर्च की एक मेंबर भी हूँ। मैं जब छोटी थी तब से मेथोडिस्ट चर्च ने ही मेरी पूरी शिक्षा का खर्चा उठाया है और मैं हर संडे को चर्च आती हूँ। और जैसा मैंने कहा था कि मेथोडिस्ट चर्च नहीं मानता भूत प्रेत के अस्तित्व में, तो कैसे इस चर्च के फादर ने एक नन की आत्मा पर यकीन कर लिया? मेरे डॉक्टर की पढ़ाई के वक्त जो फादर थे उन्होंने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की थी और इस फादर के आते ही नन की भूत या आत्मा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। नाबालिग बच्चियों का गर्भवती होना भी इस फादर के आने के साथ ही चालू हुआ। जबकि मेथोडिस्ट चर्च मूवमेंट भारत में गर्ल्स एजुकेशन के लिए ही शुरू हुआ था। कहते हैं कि जब तक अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च का भारत में नियंत्रण था तब तक ठीक था। जब से भारत की मेथोडिस्ट चर्च को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया तब से हेडक्वार्टर्स बरेली से चेन्नई शिफ्ट हो गया और मेरे डॉक्टर बनकर वापस आने तक यहाँ भीमजोरी में ये नए फादर थॉमस यसुदास ने पुराने फादर की जगह ले ली थी। चेन्नई से आए हैं ये और इनका पूरा परिवार यहाँ का सबसे अमीर परिवार है। फादर थॉमस तो चर्च में भी नहीं रहते, वो उनकी फार्म वाले बंगलों में रहते हैं। उनका भाई जेम्स की 2 शराब की दुकानें हैं और 2 बार एंड रेस्टोरेंट भी है। साथ ही जेम्स की नज़र खराब है, वो हर एक लेडी को बुरी नज़र से देखता है, चाहे वो बच्ची हो या उसके दादी की उम्र की हो। पर रुद्र, पैसा सबको खरीद लेता है। उसने यहाँ की पुलिस को भी खरीद लिया है। उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, जो बोलता है वो दूसरे दिन से किसी को दिखाई नहीं देता। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उसको गोली मार दूंगी। मैं मेबल की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि मेबल का इतना गुस्सा बेवजह नहीं होगा। जेम्स और फादर थॉमस के प्रति कोई तो वजह होगी इतनी नफरत की। मैंने मेबल से पूछा, मेबल, तुम गोली मार दोगी जेम्स को और पिस्तौल कहाँ से मिलेगा? चलो पिस्तौल मैं दे दूंगा। तो भी तुम सबके सामने कैसे मारोगी जेम्स को? लोग देख लेंगे और तुम पकड़ी जाओगी, मेबल ने कहा। इसीलिए तो बोली मौका मिल जाए तो मारूंगी गोली। मैंने कहा, मेरे दिमाग में अब 2 प्रश्न चल रहे हैं। पहला ये कि तुम जेम्स को मरना क्यों चाहती हो, क्या वजह है इतनी नफरत की? दूसरी ये कि अगर मैं तुम्हें पिस्तौल दे दूं और तुम्हारे लिए मौका भी तैयार कर दूं तो भी क्या तुम गोली चला पाओगी? मेबल कुछ देर के लिए शांत हो गई और कुछ सोचने लगी। मैं उसकी तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मेबल के साथ जेम्स ने क्या किया होगा। मैंने ये सोचते हुए अपनी एसयूवी के डैशबोर्ड के नीचे हाथ डाला और मेरा बेरेट पिस्तौल निकलकर मेबल के हाथ में दे दिया। मेबल पिस्तौल देखते ही चौंक गई और उसने आश्चर्य से पूछा, रुद्र, तुम पिस्तौल रखते हो, कभी चलाया है कि ऐसे ही डराने के लिए है? मैंने कहा, मेबल, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, पर हां, समय के साथ तुम जान जाओगी। जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर मैं तुम्हें पिस्तौल दे दूं तो क्या तुम चला लोगी इसे? मौका मिलता नहीं है, हम खुद तैयार करते हैं सिर्फ हम, और मौका तैयार करने के लिए वजह का जानना जरूरी है कि वो कितना मजबूत है। मौका तैयार करने की इच्छा कितनी गहरी है। जानती हो मेबल, मैं इन 3 रातों से नन का मुझ पर किया हुआ हमले का बदला लेने की ठान ली है और मैं बदला लेने के लिए मौके का इंतजार नहीं करूंगा। मैं मौका खुद बनाऊंगा और इस नन को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा।
मेबल ने कहा। रखेगा नहीं रखेगी, नन स्त्री लिंग है, रुद्र। मैंने कहा, पर इस चर्च की नन पुरुष है, नन की वेशभूषा में। मेबल ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ हुए किस्सों से लग ही रहा था कि कोई आदमी ने तुम पर हमला किया होगा। वैसे चलो, घर ड्रैप करोगे या यहीं सब जान लोगे? वैसे तुम क्या पूछना चाहते थे? हाँ, मैं तो भूल ही गया। मेबल, ऐसा कौन सा मेडिसिन है जो कि खून के साथ मिलकर हार्ट अटैक कर सकता है और इंसान की मौत हो जाती है, पर किसी को पता नहीं चलता? पोटेशियम क्लोराइड, KCl, आमतौर पर पारंपरिक अर्थ में जहर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह घातक हो सकता है। यह पोटेशियम और क्लोरीन से बना एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में विशेष रूप से कम पोटेशियम स्तर, हाइपोकैलेमिया के उपचार और कुछ हृदय शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में किया जाता है। हालांकि पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग घातक इंजेक्शन में भी किया जाता है। इस संदर्भ में इसे 3 ड्रग प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में उच्च खुराक में प्रशासित किया जाता है ताकि दिल को रोककर मौत हो सके। उच्च सांद्रता में पोटेशियम आयन हृदय की विद्युत चालकता को बाधित करते हैं, जिससे हृदय रुक जाता है और हृदयाघात हो सकता है। छोटी नियंत्रित खुराकों में पोटेशियम क्लोराइड आमतौर पर सुरक्षित होता है और यह कुछ आहार पूरक में भी पाया जाता है। लेकिन अगर किसी ने बड़ी अनियंत्रित खुराक ली या उसे इंजेक्ट किया गया तो यह निश्चित रूप से घातक हो सकता है। एक विस्तृत पोस्टमार्टम इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के संकेतों का खुलासा कर सकता है, जो संदेह पैदा कर सकता है और आगे की जांच को प्रेरित कर सकता है। हालांकि क्योंकि शरीर में स्वाभाविक रूप से पोटेशियम होता है, पोटेशियम क्लोराइड से जानबूझकर ओवरडोज का पता लगाना जटिल हो सकता है, खासकर यदि स्पष्ट बाहरी संकेत न हो। मेबल बस इतना ही कह पाई थी कि गरेवाल अंकल का बंगला भी आ गया और मेबल ने इशारा कर दिखाया कि गरेवाल अंकल के बाजू वाला बंगलो उसका है, यानी कि उसके पिताजी का है। मैं अपनी SUV को मेबल के घर के बाहर रोका और बोला, लो, तुम्हारा ड्रॉप लोकेशन आ गया है मैडम। वैसे थैंक यू, तुमने मेरे सवाल का उत्तर दिया। मेबल ने कहा, अरे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम भीमजोरी से मुझे छोड़ने के लिए आए। आओ ना अंदर, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं अभी जल्दी से भीमजोरी जाता हूं, वहां कुछ अधूरा काम करना है। और हां, अगर मेरा एक काम कर सको तो बहुत अच्छा होगा। क्या तुम अगर रात के 9 बजे तक मेरी SUV नहीं देखो अंकल के घर के बाहर, तो उनसे बोल देना मुझे आज रात को कुछ काम था साइट पर, इसलिए नहीं आ पाया। मेबल ने कहा, ठीक है, मैं बोल दूंगी, और वो अंदर चली गई। मैं अब भीमजोरी की तरफ तेजी से कार चलाने लगा। मैं भीमजोरी के ढाबे पर पहुंचकर देखा कि महेश और प्रदीप वहां नहीं है, तो मैंने हॉस्टल की तरफ कार ले ली। हॉस्टल में पहुंचकर देखा प्रदीप बिस्तर पर लेटा हुआ महेश से बात कर रहा था। मैंने कमरे के अंदर आते हुए प्रदीप से पूछा, कैसा लग रहा है प्रदीप, अब ठीक है ना? प्रदीप बोला, हाँ भैया, अब ठीक हूं। वैसे मैं कभी इतना नहीं पिता, पर आज भुवनेश्वरी की याद आ रही थी तो पी गया, और कब बेहोश हो गया पता नहीं चला। भैया, मैंने कुछ बेहुदा हरकत तो नहीं की ना? मैंने कहा, नहीं प्रदीप, अच्छा हुआ कि तू पीने के बाद तेरे मन की बात हमको बोली। मेरा मतलब है कि तूने तेरे मन में भुवनेश्वरी के प्यार की गहराई बताई और हम जान पाए कि तू भुवनेश्वरी को कितना प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रदीप का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और मैं उसके मन का डर समझते हुए आगे बोला, अरे पगले, डर मत, ये समाज तेरे और भुवनेश्वरी को नहीं रोक सकते, और रोकेंगे तो हम हैं ना, तेरी शादी हम करवाएंगे, समझा तू? प्रदीप बोला, हाँ भैया, आप सब है ना। मैं तो डर गया था कि मैं नशे में कुछ उल्टा सीधा ना बोल गया हूं। मैंने कहा, नहीं प्रदीप, तू कुछ गलत नहीं बोला। तूने सिर्फ तेरे दिल की बात बोली है, जिससे तेरा मन हल्का हो गया है। और मैं तो बोलता हूं, तू जब भी पिए हमारे साथ ही पिया कर, ताकि तुझे ज्यादा हो जाए तो कोई अपना संभालने वाला हो। नहीं तो लोग यहां अपने चेहरे पर नकाब पहनकर खंजर घोंपने पर तुले रहते हैं। क्यों महेश, सही बोला ना मैंने? महेश मेरी हां में हां मिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही बोला भैया आपने। प्रदीप, हम सब तो तेरे अपने हैं रे, और तेरी हमेशा भलाई चाहते हैं। नहीं तो जैसा भैया ने बोला, लोग यहां उनके मतलब के लिए दिल में राज लेकर दोस्ती करते हैं और मौका पते ही खंजर घोंप देते हैं। महेश ने बोलना बंद किया तो मैंने कहा, ठीक है, तो चलो तैयार हो लो।
तुम दोनों को मैं इस भूतिया जगह पर अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं अगर भूत को नहीं मिला तो क्या पता वो तुम दोनों पर हमला कर दे। चलो जल्दी से तैयार हो लो और एक जोरी ड्रेस अपने साथ रख लो। कल सवेरे नहा धोकर चेंज करके वापस साइड पर आ जाएंगे। महेश ये सुनते ही बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया और मुझे जोर से गले लगते हुए बोला, भैया आप सही में हमारे बड्ढे भैया हो। मैं आपके जाने के बाद एकदम मायूस हो गया था। मुझे और प्रदीप को इस जगह पर आपके बिना रहना होगा। आप रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई है। चलो भैया आपके साथ ही रहेंगे। वो मुझे और जोर से कसने लगा। मैंने कहा, भाई महेश, तू पहलवान है रे, इतने जोर से जकरेगा तो मैं पिचक जाऊंगा। उसने मुझे उसकी गिरफ्त से आजाद किया और ड्रेस पहनने लगा। पर प्रदीप अब भी बिस्तर पर बैठा कुछ गहरी सोच में था। उसे बैठा देखकर महेश ने प्रदीप को बोला, अरे भाई प्रदीप चलना भाई, ड्रेस पहन और चलते हैं भैया के साथ। अब क्या तुझे चलने का इनविटेशन दूं? प्रदीप बोला, भैया आप और महेश चले जाइए, मैं यहीं रुकता हूं। प्रदीप तू अकेले इस भूतिया जगह में कैसे रहेगा? रात को खाना खाने अकेले जाना होगा, रात को अकेले सोना होगा। कुछ घटना हो गई तो कोई नहीं होगा तेरे पास। चल भाई जिद छोड़ और चल हमारे साथ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं भैया, अकेला कहाँ हूं। रात को एक ट्रैक्टर ड्राइवर को बुला लूंगा साथ चलने के लिए, और रात को साथ सोने के लिए विश्नोई को बुला लूंगा। अगर डर लगा तो आप मेरी चिंता मत करिए, मैं उन भूतों के साथ भी दोस्ती कर लूंगा, वो कुछ नहीं करेंगे मेरा। आप और महेश जाइए। मैंने कहा, जैसी तेरी इच्छा भाई। भैया रहने दो इस पगले को यहाँ। प्रदीप बाद में मत बोलना कि तुझे अकेला छोड़कर चले गए। चलो भैया हम चलते हैं। मैं एक नजर प्रदीप की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकलकर मेरे कमरे में आ गए और अपना सामान लेने लगा। कहने को मेरे सामान में सिर्फ एक सूटकेस था जिसमें कुछ मेरे कपड़े थे और एक कैमरा था, निकॉन का DSLR। हमने अपना सामान स्कॉर्पियो में रखा और चर्च के गेट से निकलकर साइट की तरफ चल दिए। महेश बोला, भैया आपने गलत ले लिया है, हम साइट की तरफ जा रहे हैं और आगे जंगल है। मैंने महेश को बोला, महेश आज तुझे यकीन हो जाएगा कि दुनिया गोल है और इंसान चाहे तो जंगल में से भी रास्ता ढूंढ निकलता है। बस देखता जा। घड़ी में समय दिखा रहा था शाम के 7 बजे का और अंधेरा हो रहा था। मैंने अपनी SUV पर लगी सभी सर्च लाइट्स को जला दी थी। मैंने महेश से कहा, महेश मैंने अपने रोड कंस्ट्रक्शन के जीवन में एक बात सीखी है कि अनजान जगह और रास्तों पर कुछ चीजों का साथ होना लाजमी है। वो है आपकी गाड़ी में भरपूर ईंधन होना, गाड़ी का इंजन सही हालत में होना, आपके पास रुपया होना, और सबसे जरूरी चीज है आपके पास हिम्मत होना। रास्ते पर नजर बनाए रखना महेश, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं एक बार अगर किसी जगह पर चला जाऊं तो वहां का रास्ता मेरे दिमाग में छाप जाता था। इस आदत की वजह से ही मैं किसी भी रास्ते को याद रखता हूं, और वो मोड़ आ गया जहां मैं एक दिन पहले मूड गया था। महेश से बात करते हुए मैं उस मोड़ पर SUV को मोड़ लिया और बोला, देख रहा है महेश कैसे लोगों ने इस जंगल में रास्ता बनाया है। फिर कुछ दूर पर ही वो मैदान आ गया जहां मैंने मुरुम की खोज की थी। क्यों महेश, कितना विशाल है ना ये मैदान। इसमें से जब मुरुम खोद कर निकालेंगे तब यहां एक सुंदर झील बन जाएगा और समय के साथ यहां भी लोगों का जमघट लगने लगेगा। पर तब कोई नहीं पूछेगा कि इस जगह की तलाश किसने की थी। लोग बस झील की सुंदरता को देखेंगे। हम तो बस कहीं खो जाएंगे इस झील की गहराइयों में। क्यों भैया बहुत सही, आज तो आप एक जोगी बाबा की तरह प्रवचन दे रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, हां, आज मेरे इस चेहरे में जोगी बाबा का चेहरा देख ले और मेरे मुख से प्रवचन सुन ले। किसी दिन योद्धा का चेहरा होगा और शत्रुओं का नाश करता नजर आऊंगा। मैंने अब गाड़ी उस रास्ते पर ले ली जहां से हम चर्च के पीछे जा सकते थे। मैंने चर्च के पास पहुंचकर गाड़ी बंद कर दी और गाड़ी से महेश को उतरने का बोलकर खुद भी उतरा। अब हम एक जगह पर रुक गए और मैंने महेश को बोला, देख ये मेरे कमरे का यानी कि उस भूतिया कमरे का पीछे वाला हिस्सा है। क्या तुझे कोई दरवाजा दिख रहा है? नहीं भैया, बस एक खिड़की दिख रही है। मैंने कहा, नहीं महेश, ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि दीवार में दरवाजा भी है। चल देखते हैं। मैं अब अपनी किसान टॉर्च SUV से लेकर आया और हम हॉस्टल की दीवार की तरफ चल दिए। दीवार के नजदीक पहुंचकर मैंने देखा कि दीवार में एक फ्रेम जैसा कुछ है और ध्यान से निरीक्षण करने पर पता चला कि खिड़की के नीचे एक लीवर था जिसे ऊपर करने से दरवाजा खुलता था। अब मैं समझ गया कि दरवाजा बनाने के पीछे बहुत गहन इंजीनियरिंग का उपयोग किया गया है। हम वहां से जाने ही वाले थे कि कोई कमरे में आया
और उसने कमरे की बत्ती जलाई। फिर कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर ढूंढने के बाद वो खिड़की के पास आके एक टॉर्च से जंगल की तरफ टॉर्च जलने बुझाने लगा। वो 3 बार टॉर्च को चलाया और फिर कमरे की बत्ती बुझा के कमरे से चला गया। मैंने महेश को वहां से चलने का इशारा किया। हम एसयूवी के पास पहुंचकर थोड़ी देर शांति से सुनने लगे। हमने एक ट्रैक्टर की हमारे तरफ आने की आवाज सुनी और हम जल्दी से एसयूवी को लेकर उस रास्ते से हटकर एसयूवी को पेड़ की आड़ में खड़ी कर दिया और एसयूवी में ही बैठे हुए हम उस रास्ते की तरफ देखने लगे। कुछ देर में ही एक ट्रैक्टर ट्राली वहां से चर्च की तरफ चली गई। हमने मौका देखकर एसयूवी को स्टार्ट किया और वहां से निकलकर जंगल की सड़क पर आ गए। महेश बिल्कुल शांत था। वो सड़क पर से नजरें नहीं हटा रहा था। मैंने भी उससे कुछ नहीं बोला और गाड़ी चलता हुआ उसी होटल में आ गया जहां मैं पहली रात रुका था। होटल में गाड़ी रोकते हुए मैंने महेश से पूछा, कुछ समझ में आ रहा है महेश? वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। तब मैंने उससे कहा, चल आज हमारे रात रुकने की जगह आ गई है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।